फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक अगेन। कल के वीडियो में हमने नवंबर की क्रोनोलॉजी का अद्यतन सामान्य ज्ञान पढ़ लिया था, यानी कि हमने नवंबर की पूरी क्रोनोलॉजी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो ये हमने मिसलेनियस या अद्यतन सामान्य ज्ञान आप देख रहे हैं, ये नवंबर का नहीं है, ये अक्टूबर की क्रोनोलॉजी का है, क्योंकि अक्टूबर की क्रोनोलॉजी में हमारा लास्ट टॉपिक रिमेनिंग था। बाकी सारी हमने जो अक्टूबर की क्रोनोलॉजी है उसको कंप्लीट कर लिया है। नवंबर क्रोनोलॉजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उनके सबके प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिए हैं, तो आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अक्टूबर नवंबर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर तो हर चीज़ जल्दी अपडेट होती है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ भी होती हैं और जो प्लेलिस्ट होते हैं उनके लिंक भी दिए हुए रहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आप समझ ही गए हैं कि अक्टूबर की क्रोनोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, और जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, अद्यतन सामान्य ज्ञान। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी अक्टूबर की क्रोनोलॉजी भी फिनिश हो जाएगी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा मोस्ट अवेटेड सीरीज़, जो कि है हमारा रिवीजन सीरीज़, जो कि हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, जिसमें पूरी क्रोनोलॉजी की समरी होगी, प्लस जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जनवरी के, वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं हम अक्टूबर की क्रोनोलॉजी को। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखना है। तो देखिए, राष्ट्रीय नियुक्तियों में पहली नियुक्ति बहुत ही बड़ी नियुक्ति है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ये नियुक्ति है। आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 2019 के अंदर क्रिएट किया गया था, और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे थे वो थे जनरल बिपिन रावत। तो देखिए, 2019 में एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखर। तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति थी रक्षा संबंधों को लेकर के, और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमारी विंग्स है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन तीनों के अंदर समन्वय क्रिएट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन, हार्मोनी बिठाने के लिए एक पद क्रिएट किया जाए जो इन तीनों से थोड़ा ऊपर होगा, और वो जो है इनमें कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करेगा। तो इसीलिए इस पद को क्रिएट किया गया था, और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत। लेकिन हाल ही में उनकी जो दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई, उसके बाद जो है दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो नियुक्त किए गए हैं वो है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये जो बालाकोट वाला जो हमले हुए थे उसके अंदर भी जो है ये महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो इसलिए इनको जो है अभी सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनको बनाया गया है। तो ये थोड़ा इनका नाम हमको ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। फिर देखिए, सेकंड अपॉइंटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट है। तो जो महान्यायवादी होते हैं भारत के, उनका अपॉइंटमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका संवैधानिक जो पद है वो किस तरीके का है। तो देखिए, संवैधानिक पोस्ट है ये, आर्टिकल 76 के तहत कहा गया है कि भाई इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऑफकोर्स मंत्री परिषद की सलाह पे की जाएगी। इनके जितने भी रिम्यूनरेशंस होते हैं, जो भी पद के जो भी चीज़ें होती हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। अब देखिए कि जो सबसे पहले हमारे जो एजी बने थे, अटॉर्नी जनरल, जो देश के सबसे पहले महान्यायवादी थे, उनका नाम था MC सीतलवाड़। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसे अटॉर्नी जनरल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया था, और 13 वर्ष तक ये अटॉर्नी जनरल जो है वो रहे थे। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल, सिंपल सी चीज़ ये है कि ये एक सरकार के वकील होते हैं, ठीक है, लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो इनको भी जो है चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए अभी जो लास्ट हमारे अटॉर्नी जनरल रहे थे KK वेणुगोपाल, ठीक है, इनका स्थान इन्होंने लिया है। इनका वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को जो है वो समाप्त हो गया है, अब तो हो चुका है। तो अभी जो है नए जो अटॉर्नी जनरल है वो बनाया है R वेंकटरमणि को जो है नया जो है अपना देश के 15वें जो है वो अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया है, 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। 15वें तो थे KK वेणुगोपाल, और ये 91 ईयर्स के थे। देखिए आप, कितने एज तक जो है इंसान सक्रिय रह सकता है, और वो भी प्रोफेशन कौन सा, लॉयर वाला प्रोफेशन। तो ये है। अब देखिए, ये जो R वेंकटरमणि है, ये इस पद पर 3 वर्ष तक जो है वो रहेंगे। सो इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। संवैधानिक पोस्ट मैंने आपको बताई थी, आर्टिकल 76 ध्यान रखिएगा। ये एग्जीक्यूटिव यानी कि भारत के जो संघ की कार्यपालिका होती है उसके पार्ट होता है महान्यायवादी। 15वें जो महान्यायवादी थे उनका नाम था KK वेणुगोपाल, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, और उनके बाद में R वेंकटरमणि को 16वें जो है अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है एक जो है एक संस्था है जिसका नाम है साफेमा, एक ट्रिब्यूनल है। साफेमा का मतलब होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहेंगे
ये है अपीलीय न्यायाधिकरण तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम। तो ये जो स्मगलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल है और इसके जो चेयरमैन है वो जस्टिस एम.एन. भंडारी को बनाया गया। आपने एम.एन. भंडारी का नाम सुना होगा। ये पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो अभी हालांकि ये सेवानिवृत्त हो गए थे, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय से जो है चीफ जस्टिस थे वहाँ पर और उस पद से ये रिटायर्ड हैं। इनको जो है सावेमा का नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। इनका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होगा, 4 या 70 ईयर्स, तो उस समय तक जो है ये इस पद पर बने रहेंगे। अब देखिए इनके बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है, इतना नहीं याद रखना है, आप इतना ध्यान रखिएगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर भी ये न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। फिर देखिए हॉकी इंडिया जो है उनके नए अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट किया गया है और दिलीप तिर्की जो हैं उनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। सबसे मेन बात देखिए इसके अंदर ये है कि ये खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक खिलाड़ी हैं और उन्हीं को ही इसका हॉकी इंडिया का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इन्होंने करीबन 400 के करीब जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच खुद ने खेले हुए हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी हैं और निर्विरोध जो है अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मतलब खिलाड़ी को पहली बार अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है हॉकी इंडिया में। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी है कि जब भी किसी भी खेल संस्थान का अध्यक्ष हो तो वो अगर खिलाड़ी को बनाया जाता है, किसी भी ओल्ड प्लेयर को बनाया जाता है, तो वो शायद समस्याओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। फिर यहाँ देखिए दिलीप तिर्की जो हैं 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 2002 के अंदर बुसान एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा भी थे। तो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये उड़ीसा से हैं, ये भी हम थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो है डिफेंडर के रूप में जो है इन्होंने अपने करियर को जो है वो देखा था। फिर हम देखते हैं ICMR के बारे में और इनके नए अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो ICMR जान लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको हम कहते हैं। संस्था काफ़ी बड़ी संस्था है ये और पुरानी भी है, 1911 से चली हुई आ रही है। 1949 में इसका नाम बदल करके ICMR किया गया था। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष तो बलराम भार्गव हैं, इनका स्थान लेंगे डॉक्टर राजीव बहल और ये WHO के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य सह नवजात जो इकाई है, जो यूनिट है, उसके प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये 4 अपॉइंटमेंट्स अभी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने देख ली है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के, यानी जिसका नाम नालसा है, नालसा के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अगर आप RPSC UPSC किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में आ चुका है। तो देखिए नालसा जो है उसके जो है नए अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव किया गया है और कल ही हमने पढ़ा था जो भारत के जो है 50वें नए जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इनको बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो नालसा के बारे में अगर हम कुछ जानें तो नालसा को एक एक्ट के तहत ये एक्ट ही पूछा गया था। 1987 का एक एक्ट है जिसको कि हम बोलते हैं कानूनी सहायता जो ये होता है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसके तहत इसको जो है 1995 के अंदर नालसा को स्थापित किया गया था। तो बेसिकली इसका मोटो यही था कि आम लोगों तक या फिर दूर दराज तक भी जो है न्याय की पहुंच हो सके, जस्टिस का एक्सेस हो सके, न्याय सबके लिए, ये इसका जो है आदर्श वाक्य है। तो इसके लिए इसको बनाया गया था और ये एक मतलब एक सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है इन सब चीज़ों पर निगरानी करने के लिए। नई दिल्ली के अंदर जो है इसका सेंटर है, हेडक्वार्टर है। और जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है ये सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अभी एक जज के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनको इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा आप, कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये, ठीक है, कुछ समय के लिए अध्यक्ष हैं, यानी कि 9 नवंबर तक ही ये जो है इसके अध्यक्ष जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में वैसे कल के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। थोड़ी सी चीज़ें अगर आप और देखना चाहिए कि DU से जो है इन्होंने अपनी LLB कंप्लीट किया दिल्ली विश्वविद्यालय से और LLM इनका जो है हार्वर्ड से है। तो उसके बाद में जुडिशल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि भी है इनको। और ये जो है ये पता ही है आपको कि जो YV चंद्रचूड़ जो पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके ये बेटे हैं और सबसे अधिक हाईटेक जज के रूप में इनको जाना जाता है। ये सब बातें हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट है, जैसे कि हमने अभी हॉकी इंडिया के ऊपर पढ़ा था कि हॉकी इंडिया में दिलीप तिर्की को जो है नया अध्यक्ष बनाया गया, एक खिलाड़ी हैं जिनको बनाया गया। उसी तरीके से ये जो AIFFA है, AIFFA
एफ है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसके अध्यक्ष के रूप में भी एक भारतीय और जो पूर्व खिलाड़ी हैं कल्याण चौबे, उनका जो है वो चयन किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 85 वर्ष तक, अभी तक जो है, मतलब 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार है कि किसी खिलाड़ी को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया। तो मतलब देखिए काफ़ी चौंकाने वाली सी बात है। तो किसी खिलाड़ी को अध्यक्ष बनाया गया है, और ये ऑलरेडी जो है पहले जो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जो टीम हुआ करती थी उसके गोलकीपर के रूप में जो है वो खेल चुके हैं। और इन्होंने, आपने फुटबॉल के दिग्गज फुटबॉलर जो हैं बाईचुंग भूटिया का नाम सुना ही होगा, उनको 33-1 से जो है इन्होंने पराजित भी किया है। तो मतलब एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और गोलकीपर जो है वहाँ से ही खेलते थे। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। और दूसरा एक चीज़ और है कि उपाध्यक्ष के रूप में जो है, अध्यक्ष के रूप में तो देख लिया हमने, उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के विधायक NA हैरिस को जो है वो बनाया गया है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो कल्याण चौबे का नाम भी आप ध्यान रखें कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में एक खिलाड़ी को ही अध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम है कल्याण चौबे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव जो है उनको नियुक्त किया गया है। सो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है संविधान संशोधन, जो भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरीके से उसको कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए DY चंद्रचूड़ जो न्यायमूर्ति हमारे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक खंडपीठ बनी थी, और उन्होंने ये आदेश दिया कि भाई एक निर्वाचक मंडल तैयार किया जाए, और इसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर हमेशा मुंह से निकल जाता है, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है, जो कि इसमें जो किस प्रकार से संविधान उसका क्रिएट किया जाना चाहिए उस पर जो है वो कार्य करेंगे। तो अब देखते हैं अन्य नियुक्तियां, जो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट हो तो देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आए वही पढ़ेंगे हम। इंडिगो वाली नहीं है काम की। आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो नियुक्ति है वो राष्ट्रीय नियुक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हम पढ़ चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में पहली नियुक्ति है अनुराग शर्मा की। अच्छा, इससे ऊपर जो वो छोटी नियुक्तियाँ दे रखी है उसमें कोई काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में उनमें से कुछ पूछेगा आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देख लेते हैं। CPA क्या है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल के बारे में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज़ पुराने टाइम में हुआ करती थी, जितने भी उपनिवेश हुआ करते थे, वो राष्ट्रमंडल के रूप में एक संघ के अंदर शामिल हैं। तो अभी देखिए, राष्ट्रमंडल जो है, संसदीय संघ जो है, एक संस्था है राष्ट्रमंडल की ही, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, जिसको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो इसका अभी जो अध्यक्ष के रूप में जिनका चुनाव किया गया है, एक कोषाध्यक्ष के रूप में चुनाव किया गया है, ट्रेजरर के रूप में चुनाव किया गया है, तो वो भारतीय हमारे MLA हैं जिनका कि चुनाव किया गया है, MP हैं। तो ये झांसी ललितपुर से सांसद है, इनका नाम है अनुराग शर्मा, और इनको जो है CPA यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इनकी अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये देखिए, इन्होंने जो है अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन से की है। तो US से इनकी पढ़ाई है। उसके अलावा जो है इनकी जो कार्यकुशलता है अलग, जो और इनकी ख्यातियाँ हैं, उनको देखते हुए इनको कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। तो अनुराग शर्मा जो है, इनको CPA यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो है कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब हम कुछ CPA के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, इसका मिशन ये है कि राष्ट्रमंडल के जो भी देश हैं उनमें संसदीय लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में जो भी उनके ज्ञान है उसमें बढ़ावा किया जाए, उनकी जागरूकता को जो है वो बढ़ाया जाए, जो इनोवेशंस है वो उनको सिखाया जाए। तो ये इसका कार्य है, और 1911 के अंदर जो इस संस्था को स्थापित किया गया था। तो ये राष्ट्रमंडल की सबसे पुरानी स्थापित संगठनों में से एक है। 1911 के अंदर इसको स्थापित जो है वो किया गया था। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK के इनके अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है इयान लिडेल ग्रिंगर। ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप तो इतना ध्यान रखिएगा, अनुराग शर्मा जो है वो CPA यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जो है नए कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फिर और कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो मानवाधिकार आयोग है, तो उसके जो नए अध्यक्ष हैं वो वोल्कर टर्क को बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया के वरिष्ठ राजनयिक हैं वोल्कर टर्क, इनको जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में जो है वो नियुक्त किया है।
तो आप जानते हैं कि जो यूएन की महासभा है उसके अंदर 193 सदस्य हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से जो है इनको अपॉइंट किया है। अब इससे पहले जो ये टर्क हैं ये जिनेवा के अंदर जो मानवाधिकार के उच्चायुक्त के तौर पर चिली की मिशेल बैचलेट का जो है वो स्थान लेंगे। यानी कि इनसे पहले कौन नियुक्त था, तो मिशेल थी, उनका स्थान जो है वो वोल्कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में, इनके बारे में, और तो ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। फिर देखिए सुएला ब्रेवरमैन जो है उनको ब्रिटेन में गृह सचिव के रूप में जो है वो नियुक्त किया है, होम सेक्रेटरी जिसको हम कहेंगे। तो अच्छा पद है और इसके लिए भारतीय मूल की हैं ये, तो ये बैरिस्टर हैं, भारतीय मूल की बैरिस्टर हैं सुएला ब्रेवरमैन। तो इनको जो है गृह सचिव के तौर पर जो है वहाँ पर नियुक्त किया है और वहीं पर ऑलरेडी जो है प्रीति पटेल इस पद पर थी, उनका ये स्थान लेंगी। तो ये जो ब्रेवरमैन है यानी कि सुएला ब्रेवरमैन है, बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में भी जो है वो कार्य कर चुकी हैं। तो ये हमको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है और ये बौद्ध धर्म से जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। फिर इसीलिए इन्होंने जो है देखिए यहाँ पर जो बौद्ध भगवान बुद्ध के कथनों के जो है धम्म पद आपने सुना होगा, धम्म जो है उसकी जो है इन्होंने शपथ संसद में ली थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट नियुक्तियों के ऊपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि कुछ नियुक्तियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में अब ऑलरेडी नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं, तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब केनिया और बुरुंडी इनके तो इतने याद कर लेंगे तो फिर तो बस निहाल ही हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दो। अब निधन यानी ओबिचुरीज पे चलते हैं। तो ओबिचुरीज में पहली है हिलेरी मेंटल, जो ये बुकर पुरस्कार से सम्मानित थी, 2 बार इनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है। इस प्रकार 2 बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला हैं। और इनका उपन्यास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वुल्फ हॉल इनका उपन्यास था, तो इनके लिए इनको जो है वो बुकर प्राइज़ मिला था। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा इनका एक और उपन्यास था ब्रिंग अप द बॉडीज़। तो ये 2 उपन्यास थे जिनके लिए इनको 2 बार जो है वो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर देखिए द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद, उनको जो है अभी उनका भी जो है वो निधन हो गया है। तो इनका ध्यान रखना है हमको, द्वारका और शारदा पीठ के जो हैं ये जो है वो स्वामी रहे हुए हैं। उसके अलावा जो स्वरूपानंद सरस्वती हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु के रूप में जो है इनको जाना जाता था। तो ये इतना ध्यान रख लेंगे, काफ़ी रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रोफेसर बी शेख अली। तो ये एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं, और इन्होंने जो है कोई ख़ास इनकी किताब तो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, तो इन्होंने जो है मौलाना जौहर पुरस्कार जो है उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं इनके बारे में। फिर है साइरस मिस्त्री। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं साइरस मिस्त्री, और इनके बारे में तो आपने देखा ही होगा कि सड़क दुर्घटना में जो है वो इनकी मृत्यु हुई थी। 54 ईयर्स के ये थे। तो ये इनके पास में देखिए आयरलैंड की नागरिकता थी और वह भारत के स्थायी नागरिक थे। इनकी माँ आयरलैंड में पैदा हुई थी, जिसके चलते उन्हें वहाँ की नागरिकता मिली थी। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं। फिर है मिखाइल गोर्बाचेव। ये जो है यूएसएसआर के पूर्व राष्ट्रपति जो है वो रहे थे। ये 91 ईयर्स के थे। अब देखिए फ्रेंड्स इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपने शीत युद्ध का नाम सुना होगा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के मध्य शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी कि जो प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनती रहती है, यानी कि खींचतान टाइप जो स्थितियाँ होती है, तो उसको ख़त्म करने का श्रेय इनको दिया जाता है। और उसका परिणाम ये निकला कि जो यूएसएसआर है वो कई सारे देशों में आगे जा कर के विभक्त हो गया। 1991 के अंदर जो है इन्होंने राष्ट्रपति के पद से अपना त्यागपत्र दिया था, रशिया के राष्ट्रपति के पद से, और 2 बार इन्होंने भारत की यात्रा भी की है। और उसके अलावा देखिए नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित है क्योंकि इन्होंने शीत युद्ध के समाप्ति में काफ़ी निर्णायक रोल अदा किया था, इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1990 में। इनकी अन्य उपलब्धियां अगर आप देखें तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जो है वहाँ की इस प्रकार की अवधारणाएं इन्होंने पेश की। इस अवधारणा में क्या होता है कि भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था के आर्थिक विस्तार में मदद की जाती है, जिससे कि आम नागरिकों के जीवन में जो है वो सुधार आया। तो ये थोड़ी सी जानने वाली बात थी। इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट में देकर के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। फिर लास्ट 2 ओबिचुरीज को और देखेंगे। भारतीय मुक्केबाज रहे हैं जिनका नाम है बिरजू शाह, और इनकी हाल ही में निधन हुआ है। 1994 के एशियन खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और ये पहले मुक्केबाज थे जिन्होंने 1994 के अंदर भारत को ये पदक दिलाया। तो ये जो है लाइट फ्लाइट 45-48 कैटेगरी के अंदर जो है वो पदक हासिल किया था। लेकिन आप नाम ध्यान रखिएगा कि ये जो खिलाड़ी हैं ये मुक्केबाज जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड थे।
उसके अलावा एक भारतीय अर्थशास्त्री रहे जिनका नाम है अभिजीत सेन। ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ जो है वो इनको माना जाता था। तो ये भी देखेंगे। और उसके अलावा पूरे देश में सभी उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं के लिए पीडीएस शुरू करने की सिफारिश भी इन्होंने की थी, जिसको कि हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मील का पत्थर जो है वो साबित हुआ। इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभिजीत सेन का नाम थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर देखिए सीएससीपी के बारे में आपने पढ़ाई होगा। सीएससीपी जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि एमआरपी जो एमएसपी होती है उसको निर्धारण करती है, उसको सशक्त और वैधानिक निकाय बनाने में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो अभिजीत सेन के बारे में पूछे तो एक अर्थशास्त्री थे, योजना आयोग के जो है ये पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। फिर देखिए चर्चित व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। इनका नाम है एल्विस अली हजारिका और ये एक स्विमर हैं, तैराक हैं। इन्होंने अभी एक हाल ही में उपलब्धि हासिल की है कि ये सबसे ज़्यादा उम्र के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले जो है तैराक बन गए हैं। तो ये पूर्वोत्तर से हैं, सबसे बड़ी चीज़ असम से हैं। नाम है इनका एल्विस अली हजारिका। कहाँ से हैं? असम से हैं और अंतर्राष्ट्रीय ये तैराक हैं। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार किया है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ऐसे तैराक बने जिन्होंने जो है नॉर्थ चैनल को पार किया है। ये जो नॉर्थ चैनल है ये आयरलैंड और दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड के बीच का जो है वो जल क्षेत्र है। इसको इन्होंने 14 घंटे 38 मिनट के अंदर जो है वो पार किया। और ये काफ़ी, ये जो चैनल है ये चंचल मौसम, उबड़ खाबड़ समुद्र, कठिन धाराओं और जेली फिश की बहुतायत के लिए जो है वो जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है इसको चैनल को पार करने वाले सबसे अधिक उम्र के जो है वो तैराक हैं, सबसे अधिक आयु के तैराक भी बन गए हैं। नाम ध्यान रखिएगा, एल्विस अली हजारिका, और ये कहाँ से हैं? असम से हैं। भूपेन हजारिका का नाम भी आप जानते होंगे, वो भी असम से हैं। तो हजारिका से आप ध्यान रखिएगा कि असम के तैराक हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करने वाले ये जो है वो खिलाड़ी बने हैं। फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट दिवसों के ऊपर चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट दिवस में सबसे पहले आप देखिए कि विश्व नारियल दिवस जो है, कोकोनट डे जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है और 2019 से ही इसको मनाना स्टार्ट किया है। खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें, ये इसका थीम था। अब थीम कोई नहीं पूछेगा बिकॉज जो है वो थीम थोड़ा सा सिमिलर हो जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। विश्व शिक्षक दिवस जो है वो आपका अक्टूबर में आता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट है हिमालय दिवस, जो कि आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये भी 9 सितंबर को मनाया जाता है। फिर थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इसका ये थीम था और इसको 2021 जो है खैर ये तो थीम था इसका ओल्ड, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए आयुर्वेद दिवस पर 6 सप्ताह का कार्यक्रम जो है वो चलाया गया और इसका विषय वस्तु थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया था और धन्वंतरी जो जयंती है 23 अक्टूबर को, तब तक जो है इसको मनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में ध्यान रखें। फिर आपको पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हिंदी पखवाड़ा हमारे स्कूल्स में चलता था। तो आर्टिकल 343(1) क्या कहता है कि भाई जो है भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की जाएगी। तो ये हम जो है काफ़ी पुराने टाइम से जो है इसको मना रहे हैं, 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इंजीनियर्स डे 15 सितंबर, और उसके अलावा लोकतंत्र दिवस थोड़ा ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। और फिर तो आपको ये वाला दिवस तो बहुत इजीली याद होगा ही कि 16 सितंबर को जो है ओजोन परत के संरक्षण दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको जो है वो मंजूरी दी गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आया है यूपीएससी में 2016 के प्रीलिम्स में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से, यानी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हम आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। हाइफा दिवस मनाने का उद्देश्य है, जो हाइफा जो एक जगह है इजराइल के अंदर, वहाँ पर युद्ध के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों ने मिलकर के जो है जो मित्र राष्ट्रों की ओर से ये प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और जर्मनी और टर्की की सेनाओं को जो है इन्होंने हाइफा शहर जर्मनी और टर्की की सेनाओं को हरा करके हाइफा शहर को इन्होंने मुक्त करवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिक थे इसके अंदर, तो इसीलिए हम हाइफा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अंत्योदय दिवस
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है 25 सितंबर को, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे। फिर है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ये तो आपको याद रखना ही है, इस पर क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है कहीं पे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तो कोई इम्पोर्टेंट डे इसमें दिखता नहीं है, बाकी सब तो आप भले पढ़ते जाइए। रेबीज़ डे, हर दिन कोई ना कोई डे होता ही है, तो जो मैंने बताया है उतना तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम कुछ चर्चित पुस्तकें पढ़ लेते हैं। ये जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयरली है, तो एक क्वेश्चन अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो उसके लिए ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको जो है रीड आउट करते हैं। लॉकडाउन लिरिक्स जो है ये संयुक्ता दास ने लिखा है। इसका विमोचन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। यह कोरोना वायरस वैश्विक बीमारी के दौरान जो अनुभव परेशानियाँ थी उसका संग्रह है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, वाह मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, वाह 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 वाह। तो ये जो है जीवेश नंदन, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, तो पूर्व आईएएस हैं तो लिख सकते हैं, तो उन्होंने लिखी है। फिर है रजनीश मंत्रास, ये लिखा है पीएस बाला सुब्रमण्यम ने। फिर है विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी, ये जो है जोआर्ड मारिन ने लिखी है। पूर्व डच हॉकी प्लेयर हैं और पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच भी हैं, तो उन्होंने ये लिखी है। फॉर्जिंग मेटल, निरुपेंद्र राव एंड द पेनार स्टोरी, ये पवन सी लाल ने लिखी है। थोड़ी सी अजीब नाम है, तो आरपीएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं आरएस वगैरह की, वो ना पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, और आ भी गया तो इसके लिए इतना रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती नहीं है। फिर चलते हैं कुछ शिखर सम्मेलनों पर, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स सम्मेलन और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है। फर्स्ट वाला देखिए, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। तो देखिए इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में हुआ था, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले जो पहला वाला जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1974 के लगभग हुआ था, तो ये सेकंड है जो कि नोएडा के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया, और प्रधानमंत्री जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी उद्घाटन किया इसका। तो यहाँ नाम पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का जो है वो उद्घाटन सितंबर 2022 को किया। ये 4 दिवसीय था, 4 दिनों के लिए इसको आयोजित किया गया। उद्योग जगत के विशेषज्ञ, किसानों, नीति योजनाकारों, सबने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये जो है IDFWDS यानी वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, इसमें 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसका थीम भी आप थोड़ा ध्यान रखें, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ये इसका थीम था। और जैसे दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है वो भी यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखे हैं, तो हम पढ़ लेते हैं कि भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 23% योगदान करता है। इसके बाद यूएसए आता है, यानी कि हम फर्स्ट पोजीशन पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यूएसए, फिर है चाइना, और फिर पाकिस्तान, और फिर ब्राज़ील का स्थान जो है वो आता है। तो हमारे देश के अंदर भी 5 ऐसे राज्य होंगे जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर राजस्थान करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो साउथ का भी एक राज्य है, और सेंट्रल इंडिया के 2 हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात, और नॉर्थ में हमारे 2 हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये जो है हम भी, राजस्थान भी जो है वो टॉप मिल्क प्रोडक्शन में आता है। फिर देखिए सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 44% से अधिक की जो है वो वृद्धि हुई है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था 1974 के बाद, अभी जो है इसका शिखर सम्मेलन दोबारा से आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, एनसीईपी प्रोग्राम के बारे में हम यहाँ बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, यानी कि जितने भी राज्य हैं, राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब ये आयोजित कहाँ किया, तो गुजरात के जो एकता नगर है वहाँ पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। तो ये पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं उनका राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि सभी राज्यों के मंत्रियों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है, और वो जो है गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया गया, और प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उसके अंदर पार्टिसिपेट किया।
दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि एनसीएपी प्रोग्राम जो है, एनसीएपी इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो इसके तहत जो है इन्होंने एक लिस्ट जारी की है, मतलब एक दिशा निर्देश दिए हैं, लिस्ट नहीं कहेंगे, दिशा निर्देश दिए हैं कि जो राज्य हैं वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की श्रेणी जो है वो तैयार करें। और एक उद्देश्य रखा है कि 2025-26 तक जो वायु प्रदूषण है, एयर से जो हमारे पॉल्यूशन होता है, उसको हम 40% तक जो है वो कम कर देंगे। और इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसको जो है शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों के श्रेणी निर्धारण को जो है इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर हम 3 समूहों में वर्गीकृत करेंगे। पहले समूह में हम 47 शहरों को लेंगे जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होगी। दूसरे ग्रुप के अंदर 44 सिटीज़ को लेंगे जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच होगी। और थर्ड जो हमारा ग्रुप होगा उसमें हम 3 लाख से जो कम आबादी वाले 40 शहर हैं उनको इंक्लूड करेंगे। इस प्रकार 131 शहरों के अंदर एनसीएपी कार्यक्रम के तहत जो ये वायु प्रदूषण है इसको कम किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए एससीओ जो है यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, अब तक तो पता हो ही गया होगा कि एससीओ जो है भारत भी इसका जो है वो क्या कहें पार्टनर है, या पार्टनर क्या कहें इसको, एक तरीके से मेंबर है। तो एससीओ का जो शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन यानी कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पर राष्ट्रपति होते हैं, तो वो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम शिखर सम्मेलन बोलते हैं, समिट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो एससीओ जो है उसका शिखर सम्मेलन, उसके राष्ट्राध्यक्षों की परिषद जो है इसकी 22वीं बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। तो ये पहली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हाल ही में 2022 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। जाहिर सी बात है कि इंडिया इसमें मेंबर कंट्री है, तो इंडिया के प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। अब देखिए कि सम्मेलन में 16 सितंबर को वाराणसी शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो नामित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। फिर देखिए वाराणसी को पहले एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किए जाने से भारत और एससीओ के सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और लोगों के आदान प्रदान को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। तो वाराणसी को हमारी सांस्कृतिक राजधानी जो है वो घोषित किया गया है एससीओ के अंदर, ये काम की बात है। फिर देखिए कि क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि जो एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनका कहीं ना कहीं प्राचीन जो संबंध है वो भारत से रहा है। उज़्बेकिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, आप देखते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यन जो हैं वो हमारे इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, आर्यन इन्वेजन जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें से हम ये देख सकते हैं कि प्राचीन जो हमारी सभ्यताएँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर देखिए क्योंकि संस्कृति का आदान प्रदान जो है वो हो रहा है, इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होता है उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं किसी देश की। तो ये जो है इसके जो नियम है कि सांस्कृतिक राजधानी नामित किए जाने संबंधी नियम को 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान जो है वो अंगीकृत किया गया था। तो ये भी थोड़ी सी काम की बात है। फिर एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं कि 2001 में इसको बनाया गया था, बीजिंग चाइना के अंदर इसका मुख्यालय है। इसमें 8 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, टी से तजाकिस्तान ही है, उज़्बेकिस्तान, फिर है भारत और फिर है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 के अंदर ही इनके सदस्य जो है वो बनाए गए थे। तो ये भी हमारे लिए काम की बात हो जाती है। फिर देखते हैं आंगन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आंगन 2022 जो है उसको आयोजित किया गया। पहले तो ये समझते हैं कि आंगन का फुल फॉर्म क्या है। आंगन का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटाट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो इस प्रकार से हो कि उसमें जो है जो पर्यावरण है उसके साथ में उसका संतुलन रहे, यानी सतत विकास का जो लक्ष्य है हमारा ग्रीन हैबिटा जो है ग्रीनरी को इंक्रीज़ करना और जो पर्यावरण है उसको जो है कम से कम नुकसान पहुंचाना। और अगर आपको याद हो तो ग्लासगो के अंदर हमारी जो समिट हुई थी 2000 नहीं, COP26 जो हुआ था उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि भाई हम लाइफ को अपनाने वाले हैं, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो हमारा जो है एजेंडा रहेगा। और हम जो उत्सर्जन है 2070 तक हमने तो इतना बड़ा लक्ष्य रखा है कि 2070 तक हम ज़ीरो एमिशन पर ले आएंगे, ठीक है, न्यूट्रल हमारे पास कार्बन एमिशन होगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इस आंगन 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसमें ये कहा गया कि अब जो भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो पर्यावरण के अनुकूल होगा। तो अब देखिए कि ये इसका 3 दिवसीय ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और ये इसका दूसरा संस्करण था। इससे पहले भी जो है आंगन 2022 ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। तो आंगन 2.0 यानी कि दूसरा जो ये सम्मेलन है, इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
विद्युत मंत्रालय के द्वारा और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के तहत स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन के सहयोग से जो है वो किया गया है। तो इतनी सारी एजेंसीज जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी और इन्होंने मिलकर के इसका आयोजन किया है और उनका थीम यही था कि भाई हम किस प्रकार से जो नए हैबिटाट हम क्रिएट करेंगे, नए रहने योग्य जो स्थान हम बनाएंगे, उनको किस प्रकार पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात थी। फिर देखते हैं कि एक साइबर अपराध जांच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय संगठनों के 6000 से ज़्यादा अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है और इसमें सेम वही चीज़, साइबर अपराध से संबंधित खुफिया एजेंसियाँ और सब जो बातें वही होती हैं जो आप समझ सकते हैं, उसके बारे में जो है वो इसमें बातचीत की गई। फिर देखिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, ये साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और इसके अंदर साइंस से रिलेटेड देखिए नवाचार, उद्यमिता, इन सबको कैसे बढ़ावा दिया जाए और नवाचार प्रयोगशालाओं की वृद्धि पर जोर दिया जाए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें भारत 46वें स्थान पर पहुंच गया जबकि 2015 में 81 पे था। तो ये एक हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई। फिर देखिए पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में किया गया। दुबई में जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके दुबई में आयोजित किया गया और ये जो है बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको आयोजित किया गया। चिकित्सा दवाओं, प्रथाओं और होम्योपैथी प्रणाली को पढ़ाना और बढ़ावा देना जो है वो इसका उद्देश्य था। फिर देखिए राज्य सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन, ये इतना कोई खास नहीं है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे ऑपरेशन और एक्सरसाइजेज पे कि कौन कौन से युद्धाभ्यास, ऑपरेशंस, अभ्यास, अभियान वगैरह जो है वो चलाए गए। सबसे पहला है जिमेक्स। तो देखिए जिमेक्स के फुल फॉर्म से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जापान और इंडिया के बीच में जो है इसको आयोजित किया गया। ये 6ठा संस्करण था, यानी 6ठी बार इसको आयोजित किया गया और ये एक मैरीटाइम यानी कि नौसेना की एक्सरसाइज है। तो थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इसको बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है वो आयोजित किया गया। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इतनी कोई जो है वो खास इसके अंदर है नहीं। फिर देखिए 17 सितंबर तक चले जिमेक्स में 2 चरण शामिल थे, समुद्र में अभ्यास और विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर जो है अभ्यास किया गया। और जो ये संस्करण है जिमेक्स के 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है जो 2012 में जापान के अंदर शुरू की गई थी। फिर देखिए एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक। तो भारतीय थल सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास किया गगन स्ट्राइक। तो ये जो है इसमें कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह का नाम ध्यान मत रखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि भारतीय थल सेना और जो वायुसेना है उन दोनों ने मिलकर गगन स्ट्राइक नाम का संयुक्त अभ्यास किया है। फिर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन पिच ब्लैक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन पिच ब्लैक को भारतीय वायुसेना ने कई अन्य देशों की सेनाओं के साथ जो है इसको मिलकर के अभ्यास किया है। तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन जो एयरफोर्स है उसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अदर आर्मीज़ भी इसमें होती हैं, अदर एयरफोर्स भी इसके अंदर सम्मिलित होती है अदर देशों की, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है और कई सारे और देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया जिसमें भारत भी एक है। फिर देखिए कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें कई सारे राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया। नाम है इसका काकाडू 2022। तो नौसेना के लिए भारत के स्वदेश निर्मित पोत INS सतपुड़ा ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की मेज़बानी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 के दौरान अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। तो ये ध्यान रखिएगा INS सतपुड़ा ये किसका है, भारत का, भारतीय नौसेना का, और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने मिलकर के काकाडू 2022 वाला जो अभ्यास है वो किया है। इसकी थीम थी साझेदारी, नेतृत्व और दोस्ती। फिर देखिए INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए 12 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंचे। ये 2 सप्ताह तक चला और मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच जो है आपसी तालमेल से रिलेटेड जो है ये किया गया। अभ्यास काकाडू एक संयुक्त सक्षम द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि प्रत्येक 2 साल में एक बार होता है और जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है तथा रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा समर्थित है। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, एक तो ऑपरेशन पिच ब्लैक ये भी ऑस्ट्रेलियन वायुसेना का है और काकाडू जो अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलियन नेवी का है। तो दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होनी चाहिए। फिर देखिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। तो SDG 2030 में 5 वर्ष पूर्व जो है यानी कि 2025 में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा वर्चुअल तौर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि हमने 2025 तक टारगेट सेट किया था कि भाई हम जो है इसको टीबी मुक्त हम जो है देश को घोषित कर देंगे। एक निक्षय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, निक्षय 2.0, जिसके के अंदर टीबी रोगी के देखभाल करने वालों के लिए ये था पंजीकरण पोर्टल। तो देखिए निक्षय डिजिटल पोर्टल यह टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता के लिए एक मंच प्रदान करेगा। निक्षय मित्र पहल क्या है, यह टीबी के इलाज के लिए अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता
सुनिश्चित करेगा। तो दोनों याद रखिएगा। निक्षय डिजिटल पोर्टल क्या है कि टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सहायता, और निक्षय मित्र पहल क्या है कि उनके पोषण का ध्यान रखना, व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। फिर देखिए दूसरा अभ्यास है जिसका नाम है वोस्तोक अभ्यास 2022। वोस्तोक अभ्यास आप जानते हैं रशिया और भारत के बीच में जो है वो आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भी इसमें चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, पूर्व सोवियत देशों ने जो है इसमें भाग लिया है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है सभी एक्सरसाइजेस के बारे में। स्पेशली आप ऑपरेशन पिच ब्लैक और काकाडू अभ्यास के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अब विविध के अंदर देख लेते हैं, अब थोड़ा सा ही बचा है हमारा पोर्शन। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक गुजराती फिल्म है जिसका नाम है छेलो शो, जिसका कि मतलब होता है लास्ट फिल्म शो। इसको ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है वो भेजा गया है। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में जो है वो चुना गया है ऑस्कर फिल्म्स के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और ये जो फिल्म है ये नलिन पेन के द्वारा निर्देशित है, और इसमें एक किशोर बालक है जो कि दूर दराज के गांव में रहता है, और सिनेमा का साथ जो है, सिनेमा जो होता है उसके साथ उसका गहरा संबंध जो है वो जुड़ जाता है। और इसके बाद में यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ पर फिल्में देखने में पूरी गर्मियों का समय जो है वो बिताता है। तो ये जो है इस फिल्म के बारे में है। फिर देखते हैं रक्तदान अमृतसर, ये थोड़ा सा। सो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 सितंबर को उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ये कि राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण है, तो ये तो देखिए इन खेलों का आधिकारिक मस्कट जो है वो सावज है, शेर है, ये उनको पता है। गुजरात में इन खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर है, हालांकि यहाँ पर तो जो है हाईलाइट भी कर रखा है, तो पता करने में भी आसानी है। फिर देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के अंदर PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैर कानूनी संस्था मानते हुए कितनी अवधि के लिए जो है वो प्रतिबंधित किया है। तो 5 वर्ष के लिए जो है इसको प्रतिबंधित इस संस्था को किया गया है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और कल हमने एक और देखा था दुधवा पीलीभीत वाला जो था उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी ये जो बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की करें तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। महिलाओं की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के किस संस्करण का आयोजन नेपाल में किया गया था, जिसका खिताब बांग्लादेश की टीम ने जो है वो जीता है। तो छठा ये संस्करण था, ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 से 26 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश को जो है वो सम्मानित किया गया है। किस अभ्यारण्य या उद्यान में 3 गैंडे की मूर्तियों वाले स्मारक अबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न्स का अनावरण किया गया है। तो देखिए यूनिकॉर्न्स कहाँ पर है, काजीरंगा में है, तो काजीरंगा को ही किया गया होगा। विश्व समुद्र दिवस के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। यह 29 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। 2022 के लिए इस दिवस का विषय था हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें, या फिर 2021 के लिए इस दिवस का थीम था सीफर्स डेंजरस पार्ट ऑफ नेविगेशन। तो डी इसका जो है वो सही आंसर है। भारत के किस प्रख्यात वैज्ञानिक व उद्योगपति को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित जो है वो सितंबर माह में किया गया। तो डॉक्टर स्वाति पीरामल है, पीरामल फाउंडेशन के संस्थापक, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अपने जो अनुभव हैं उनको लॉकडाउन लिरिक्स के अंदर एक कविताओं में जो है एक लेखिका ने लिखा है। तो वो किताब किसने लिखी है, तो संयुक्ता दास ने लिखी है, ये हमने आज ही पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास की घोषणा करने वाले रोजर फेडरर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए कथन जो सही नहीं है वही देख लेते हैं। उन्होंने लगातार 20 वर्षों तक ATP फैंस फेवरेट पुरस्कार जीता। अब देखिए लगातार 20 वर्षों तक तो कौन जीत सकता है फैन जो है मूवमेंट, हर साल थोड़ी ना किसी को मिला होगा लगातार। तो यही इसका जो है वो सही उत्तर है। फिर देखिए सितंबर 2022 में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जस्टिस MN भंडारी, ये हमने साफेमा के चेयरमैन है, ये हमने पढ़ा था। राजीव बहल ICMR के अध्यक्ष बने, ये भी हमने पढ़ा था। DY चंद्रचूड़ जो है अनालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने, ये भी पढ़ा था। महेश विश्वनाथ अय्यर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बने हैं, तो ये इसमें गलत हो जाता है। अब किसको बनाया गया है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर देखिए सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का 30 अगस्त को निधन हो गया था। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से किस वर्ष में सम्मानित किया, तो 1990 में सम्मानित किया गया, और 1991 में उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था अपने ऑफिस से। और फिर देखिए नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के किस 5वें स्टेल्थ युद्धपोत को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड्स लिमिटेड में जो है वो लॉन्च किया गया। तो INS तारागिरी लॉन्च किया गया है, और ये हमने पढ़ा भी था।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक के रास्ते का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसको अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर 2022 में संपन्न अमेरिकन ओपन के विजेताओं के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पुरुष युगल जो है वो गलत है, इसके अंदर क्रिस्टन फिलिपकेंस और वेस्ली कुपोल जो है इनको ये नहीं दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज ये अक्टूबर वाली क्रोनोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके भी मैं प्लेलिस्ट आपसे शेयर कर दूंगी, लिंक इसका, और आप इसी तरीके से जो है क्रोनोलॉजी देखते रहिए, करंट अफेयर्स को तैयार करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी सजेशन अगर आपका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, 44 मिनट्स का हो चुका है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब रिविजन सीरीज़ हम जो है जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।